हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक और नए फ्रेश वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का। उसका नेम है लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी आपका टॉपिक का नेम है जो केमिकल बॉन्डिंग का है। लेटिस एनर्जी के सारे कंफ्यूज आप लेके आए हो। आप क्या जानते हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आज आपको क्या बताऊंगा वो देखना। इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, कैसे नीट में, और कैसे आपकी 11th की क्लास में आते हैं, कितना इसका इंपॉर्टेंस है, 12th के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप सभी कुछ जान जाओगे अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो। तो जानते हैं लेटिस एनर्जी क्या है। आई होप आप किसी प्रकार कोई डाउट नहीं लेके जाओगे अगर आप वीडियो को देखते हो तो अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटिस एनर्जी होती क्या है, लेटिस एंथैल्पी होती क्या है। तो हम जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जब भी हम कोई आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और हमारा एक ही आयनिक कंपाउंड है जिसको हम जनरली लेते हैं, जिसका नाम NaCl सोडियम क्लोराइड है, नमक है। इसका जैसे हम निर्माण करते हैं, जैसे निर्माण सॉरी उसको बनाते हैं, तो हम मानते हैं कि Na+ लेते हैं और आपका Cl नेगेटिव लेते हैं। सोडियम क्लोरीन जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपका NaCl बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। यहाँ पे मेटर क्या रखना आपको याद कि Na+ होना चाहिए, वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। क्लोरीन आपका ऑलरेडी गैसियस में होता है और ये आपका सॉलिड में होता ही, तो इसको सॉलिड में रखना है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझना है डेफिनेशन हमको क्या लिखनी है, डेफिनेशन क्या होती है। तो आप सबसे पहले देखना कि जब आपका सोडियम और के जो आपका क्लोरीन होता है, सोडियम और क्लोरीन जब दोनों आपस में मिलकर एक आयनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे जो एनर्जी आपकी रिलीज होगी वही क्या होगी, आपकी जो एनर्जी रिलीज होगी वही आपकी क्या होगी, लेटिस एनर्जी होगी, लेटिस एनर्जी होगी। अभी आपको समझना है रिलीज क्यों होगी, सारी चीजें बात करते हैं। देखो, ये दोनों कंपाउंड आपस में क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि ये कम स्टेबल होंगे, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, दो चीजें आपस में जुड़ती तभी तो है कि वो ज्यादा स्टेबल हो जाएं, दोनों के अंदर ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे स्टेबल बन जाएंगे। और आपको पता है कि कोई भी चीज जब स्टेबल बनती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ये बात तो आपको पता ही होगा यार, कि जब भी कोई स्टेबल होगी तो इसकी तुलना में इसकी एनर्जी कम है, तो कम हुई तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकली होगी। यहाँ पे ज्यादा है इसलिए अनस्टेबल था, यहाँ पे स्टेबल हुआ तो एनर्जी कुछ ना कुछ निकली। वो निकली हुई एनर्जी, वो रिलीज हुई एनर्जी ही क्या होती है, लेटिस एनर्जी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज ही क्यों होती है, रिक्वायर्ड क्यों नहीं होती। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, यहाँ से एनर्जी निकलती है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। तो रिलीज होने वाली एनर्जी क्या होती है, लेटिस एनर्जी होती है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ आप लोगों को कि जब आपके पास ये दो गैसेस स्टेट में होने चाहिए दोनों के दोनों, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी नोट डाल लीजिए कि दोनों सोडियम एटम भी आपका और जो गैसेस एटम है ये दोनों आपके गैसेस स्टेट में होना चाहिए। और ये जब दोनों आपस में मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी आपकी लेटिस एनर्जी होगी। इसके ऑपोजिट में आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब आपके पास एक आयनिक कंपाउंड होता है, उसको तोड़ने के लिए, उसको दो आयनों में, दो गैसेस आयनों में तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना, यहाँ से तो निकल रही थी, इसलिए इसको ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं हम लोग। नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि ऑलवेज रिलीज होती है, इसलिए इसको हम नेगेटिव लेते हैं। इधर ऑपोजिट करोगे तो एक आयनिक कंपाउंड को दो एटम में तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी लैटिस एनर्जी हो जाएगी। तो आई होप आपको डेफिनेशन से कंफ्यूज है वो आपका सारा क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन से आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करें। जो आपकी लेटिस एनर्जी है दोस्तों, इसको हम कैलकुलेट कैसे करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसको डिटरमाइन कैसे करें, इसको निकाले कैसे, कैसे पता करेंगे लेटिस एनर्जी कितनी है। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है हमारे पास, इसको कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है हमारे पास, एक इनडायरेक्ट मेथड है। एक इनडायरेक्ट को, इनडायरेक्ट का मतलब कई स्टेप्स में, कई स्टेप्स को फॉलो करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। वही तो डायरेक्ट, जो डायरेक्ट नहीं वही डायरेक्ट होता है, ये तो मतलब होता है डायरेक्ट। और उस इनडायरेक्ट मेथड को क्या नाम देते हैं, बोन हेबर साइकिल। क्या नाम देते हैं उसको, बोन हेबर साइकिल। बोन हेबर साइकिल यानी कि BHC, बोन हेबर साइकिल। दोस्तों आपसे कोई पूछ ले कि बोन हेबर साइकिल क्या होता है तो आप क्या कहोगे कि लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का जो इनडायरेक्ट मेथड है वही क्या होता है, बोन हेबर साइकिल होता है। होता क्या है ये अभी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कोई कंफ्यूज शायद रहा है तो आप बताइए मेरे को, बताओगे तो कैसे, खैर कमेंट में बता देना। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को दोबारा कि जब आप एक आयनिक कंपाउंड बनाते हो तो दोनों गैसेस एटम आपस में मिलकर कोई आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेटिस एनर्जी होती है। लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट मेथड है नहीं, इनडायरेक्ट मेथड है जिसका नाम बोन हेबर साइकिल है, और इसको ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं क्योंकि रिलीज होती है। तो इतना कंफ्यूज करिए, तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं बोन हेबर साइकिल क्या होता है। तो दोस्तों बोन हेबर साइकिल जानने से पहले आपको एक चीज और जाननी होगी जिसका नाम है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ये क्या चीज होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ये क्या होती है।
ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, इसको हम डेल्टा एच एफ से डिनोट करते हैं। एफ हमारी फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों। अभी आपने देखा लेटिस एनर्जी, ये भी एक एनर्जी ही है, लेटिस एनर्जी भी एक एनर्जी है और ये भी एक एनर्जी है। अभी देखना इसमें और उसमें क्या अंतर होता है। ये आपकी क्या होती है दोस्तों, एलिमेंट्स जो होते हैं इसके अंदर, जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी क्या होते हैं, प्योर स्टेट में होते हैं, अपनी प्योर स्टेट में होते हैं। अभी मैंने क्या बताया, ये नाम याद रखना, प्योर स्टेट। ये प्योर स्टेट है, अपनी स्टेबल स्टेट में होते हैं, अपनी स्टेबल स्टेट में होते हैं, अपनी प्योर और स्टेबल स्टेट में होते हैं। इसका मतलब देखना, अभी आपने जो लेटिस एनर्जी में लिया वो कुछ इस प्रकार से लिया, Na प्लस गैसियस था प्लस Cl नेगेटिव जो था वो भी गैसियस था, और वो मिलके NaCl बनाया और वो आपका सॉलिड था, और वहां पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो लेटिस एनर्जी थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों रियल में सोडियम गैसियस स्टेट में नहीं होता है। इसकी जो एटम, इस एलिमेंट की जो रियल स्टेट होती है वो सॉलिड होती है, और जो क्लोरीन होता है वो इस प्रकार से पाया जाता है, ना कि Cl नेगेटिव डायरेक्ट आपको मिल सकता है, ऐसे होता है। ये भी अपनी गैसेस, ये तो गैसेस में ही होता है, और फिर आपका NaCl होता है वो भी सॉलिड में ही होता है। इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये, और यहां से तो एनर्जी निकलेगी ना, वो एनर्जी होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये चीज आप जान जाओगे क्या है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए एक शब्द डिफाइन है कि प्योर स्टेट, अपनी प्योर और स्टेबल स्टेट में होता है, अपनी प्योर स्टेट में होता है, ना कि लेटिस एनर्जी की तरह गैसियस स्टेट में होता है। गैसियस स्टेट में नहीं होता है, ये अपनी प्योर स्टेट में होता है। जो इसकी प्योर स्टेट है वो स्टेबल है, वो आपकी सॉलिड है। ओके, तो ये जानना, यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे जो एक एटम बनाने में जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। अब देखना, अब जानते हैं बोन हेबर साइकिल क्या होता है। अब जानना सिंपल है एकदम, देखो जानते हैं कैसे। देखो दोस्तों, अब जानते हैं बोन हेबर साइकिल आपका क्या होता है, BHC बोन हेबर साइकिल क्या होता है आपका, बोन हेबर साइकिल। अभी मैंने बताया कि इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कैलकुलेट करने का, तो इनडायरेक्ट मेथड देखना क्या है। अभी अब मैंने आपको जो हीट ऑफ फॉर्मेशन बताई है वो लिखनी है आपको। सबसे पहले तो आपके पास सोडियम एटम होता है, ऐसे ही पाया जाता है, क्लोरीन होता है वो ऐसे पाया जाता है, और NaCl यहां से आपका कुछ इस प्रकार से, और यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई वो होती है डेल्टा एच। अभी हमने बात की कि सोडियम स्टेट, ये इनकी प्योर स्टेट है, ये इनकी प्योर स्टेट है, इसके कारण मैंने यहाँ पे डेल्टा एच लिखा है। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि लेटिस एनर्जी क्यों नहीं लिखी। लेटिस एनर्जी मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पे मैंने इनकी प्योर स्टेट ली, यही अंतर होता है लेटिस एनर्जी में और इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन में। ठीक है, अब देखना डायरेक्ट मेथड में, अब इनडायरेक्ट चलेंगे। इसको आप ध्यान में रखना अपने वाले, इसको क्या बताऊं आपको, यही बता देता हूं कि Na प्लस Cl नेगेटिव और NaCl मिलके बनते हैं, और ये गैसियस में, ये भी गैसियस में, दोनों एटम गैसियस में, ये सॉलिड होता है, और यहां से जो एनर्जी निकलती है वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमारे पास तो Na सॉलिड है, तो पहले इसको Na प्लस गैसियस बनाएंगे, तभी तो हम लेटेस्ट एनर्जी तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले इसको Na प्लस कैसे बनाए, इसको गैसियस कैसे बनाए, तो सबसे पहले इसकी स्टेट आपको चेंज करनी है। स्टेट चेंज करने के लिए आपको कौन सी एनर्जी देनी होती है, ये देनी होती है आपको सब्लिमेशन एनर्जी। एक जब भी किसी एटम की आप एलिमेंट की आप स्टेट चेंज करते हो तो आपको उसको सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ती है। इसके लिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे, अगर रिलीज हो जाए तो नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी। तो यहां से इसकी स्टेट क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, चेंज हो जाएगी। मैंने एक काम कर लिया, सॉलिड से मैं गैसियस तक आ गया। इतना कोई कंफ्यूजन इसमें आपको, आई होप किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद आपको पता है कि अब हमें प्लस बनाना है, Na प्लस। तो प्लस माने एक इलेक्ट्रॉन को हमें क्या कराना है, डोनेट कराना है। डोनेट कराने के लिए आपको पता कौन सी एनर्जी की आवश्यकता होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, और वो एनर्जी भी आपको देनी ही पड़ती है, इसलिए इसको भी हम प्लस में लेंगे। ठीक है, और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डोनेट हो गया, और ये गैसियस स्टेट। बताओ इसका काम खत्म कर दिया क्या मैंने, Na प्लस भी हो गया और गैसेस में भी हो गया। गैसेस में होने के लिए मैंने सब्लिमेशन एनर्जी, और इसमें करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी। अब बारी है किसकी, इन साहब की। इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, इनकी गैसीय स्टेट यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करूं दोस्तों, मेरे को Cl एक ही चाहिए, यहां पे मेरे पास Cl2 है, तो सबसे पहले तो मुझे एक Cl चाहिए, तो यहां पे मैंने Cl2 का बॉन्ड डिसोसिएशन करना, बॉन्ड तोड़ना है। तो सबसे पहले तो मैं इसका बॉन्ड तोड़ूंगा, गैसियस में तो रहने वाला है लेकिन बॉन्ड तोड़ूंगा। और बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड का तोड़ने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है। अब मुझे कितनी देनी पड़ेगी, यहाँ पे पूरी नहीं आधी ही देनी पड़ेगी मेरे को। कितनी देनी पड़ेगी, आधी, और देनी पड़ेगी इसलिए मुझे पॉजिटिव लगाना होगा। इतना कोई कंफ्यूज होगा इसमें आपको, आई होप कोई नहीं होगा। मैंने 2 क्यों लगाया, स्टूडेंट को समझ में आता है यहाँ पे 2 हाफ क्यों हो जाती है। हाफ इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी हाफ दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको कौन सी एनर्जी की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको क्या करना होता है, एनर्जी देनी नहीं होती, मैंने सॉरी गलत बोल दिया, देनी नहीं होती, एनर्जी रिलीज होती है।
आयनाइजेशन, जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी आपको रिलीज होगी, ना कि आपको देनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लेंगे और आपका Cl नेगेटिव बन गया, गैसियस हो गया। अब बताओ जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगी, अब देख लो प्योर स्टेट से मैं कहां गया, प्योर स्टेट से कहां गया, यहां गया, और यहां पर तो मेरे को यार पता ही है NaCl सॉलिड में जाता है तो लेटिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जरूरत नहीं निकलती है, लेटिस एनर्जी निकलती है, इसलिए इसको मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। अरे मेरे दोस्त इतने में कोई कंफ्यूज है क्या? थोड़ी मैंने फास्ट बता दी होगी, दोबारा बता देता हूं। देखो कुछ नहीं, सबसे पहले मैंने ये जाना कि डेल्टा एच क्या होता है और एल में डिफरेंस क्या होता है। ये प्योर स्टेट में होता है और ये अपनी, हमने जो गैसियस स्टेट में, दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं, ये अपनी प्योर स्टेट में। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, मैं लेटिस एनर्जी तक पहुंचा, कैसे भी करके मैं लेटिस एनर्जी की रिएक्शन बनाने का कोशिश की मैंने इस प्योर स्टेट से। तो मैं कैसे भी गया, यहाँ पे स्टेट चेंज की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाया, यहाँ पे फिर मैंने इलेक्ट्रॉन इसको बॉन्ड को तोड़ा, उसके बाद मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो मैंने आयनाइजेशन एनर्जी दी। उसके बाद मेरे को क्या हो, अब आप कहोगे कि ये जो डेल्टा एच जो एनर्जी है, ये जो आपकी डेल्टा एच एनर्जी है, ये किसके बराबर हो जाएगी? तो आप कह दोगे इन सबको जोड़ दो यार, इन सबको जोड़ दो, ये तो इनडायरेक्ट है, ये तो कितनी स्टेप में मैं गया हूं वही तो डायरेक्ट होता है। एक डायरेक्ट स्पीड होती तो डायरेक्ट हो जाता, लेकिन मैंने कई स्टेप को फॉलो किया। तो जो डेल्टा एच है ये क्या कह रहा है कि इन सब एनर्जियों को जोड़ दोगे ना तो मेरी एनर्जी आ जाती है, जो रिलीज एनर्जी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप जोड़ोगे सब्लिमेशन एनर्जी, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव ले लिया हमने। फिर जोड़ोगे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। फिर जोड़ दी मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो वो भी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होती है। फिर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल दी और आपकी एक एनर्जी लेटिस एनर्जी भी है, ये भी मैंने यहाँ से निकाल दी मेरे दोस्त। ये तेरा फॉर्मूला आ गया लेटिस एनर्जी का कैलकुलेट करने का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका बॉन्ड हेबर, ये पूरा साइकिल जो है ना, ये पूरा साइकिल ही बॉन्ड हेबर साइकिल होता है। ये पूरा साइकिल ही क्या होता है आपका, बॉन्ड हेबर साइकिल होता है। इसकी हेल्प से आप लेटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सबका मान दे देगा और किसी एक को पूछ लेगा, इसको पूछ लेगा या इसको पूछ लेगा, एक सारे मान देगा और एक को पूछेगा, तो यहां से कैलकुलेट करना आसान है कि नहीं? अब आपको कोई कंफ्यूज है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स। अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेते हैं इसी के अंदर, कि जो आपकी लेटिस एनर्जी होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, चलो वो और जानते हैं। चलो तो ये और जानते हैं कि डिपेंड्स फैक्टर कौन से होते हैं। अभी हम जानेंगे कि लेटिस एनर्जी के डिपेंड्स फैक्टर कौन से होते हैं। ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है, ये बता रहा हूं आपको मैं, कि ऐसे फैक्टर्स जिनके ऊपर आपकी लेटिस एनर्जी डिपेंड करती है, कि उन फैक्टर से पता चलेगा कि लेटिस एनर्जी कब ज्यादा होगी और कब कम होगी, प्रभावित होगी, इफेक्टेड होगी, वो फैक्टर है। तो सबसे पहले ये जानो कि लेटिस एनर्जी है क्या। कितनी बार बता दिया, थक चुका हूं मैं खुद ही। ये होती है अपनी लेटिस एनर्जी। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेटिस एनर्जी क्या होती है, यहां से जो रिलीज हुई वो एनर्जी क्या होती है, लेटिस एनर्जी, ठीक। ये तो जब दो गैसेस एटम एक आने का बॉन्ड बनते तो रिलीज एनर्जी होती है। अब ये बताओ यार मेरे को कि लेटिस एनर्जी का मान कब बढ़ेगा और कब कम होगा। तो एक आप मेरे को बताओ कि जब इनके बीच अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज्यादा होगा, जब इनके बीच जो फोर्स लगता है वो ज्यादा होगा, तो इनको तोड़ पाना शायद ही कम होगा, तोड़ पाना इम्पॉसिबल होगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेरे दोस्त ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। और जब कोई कंपाउंड खुद स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी तो कम होगी, इससे ज्यादा इसकी बहुत कम हो जाएगी, इनकी तुलना में इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। तो एनर्जी बराबर करने के लिए यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो एक बात याद रखना, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है आपका क्या होता है, KQ1Q2/R², ये फॉर्मूला होता है। जब आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा, लेटिस एनर्जी बढ़ेगी। कहने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है आपकी लेटिस एनर्जी। बताओ ये समझ में आ गया? कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों, जो भी आपकी लेटिस एनर्जी होती है वो फोर्स पे कैसे, अट्रैक्शन फोर्स पे कैसे, जितना ज्यादा इनके बीच फोर्स होगा, जितना ज्यादा ये दोनों आपस में चिपकेंगे, उनकी एनर्जी खुद की उतनी ज्यादा होगी तो रिलीज उतनी ज्यादा होगी। बस एक छोटा सा पॉइंट है आपका। अब आप ये जानो कि फोर्स है ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो ये है आपका Q1 और Q2 के। Q1 Q2 क्या है, चार्ज ही तो है। और कौन से चार्ज, ये जो चार्ज है ये चार्ज ही है आपके। फोर्स कौन कौन से, Q1 Q2, ये जो इनके ऊपर चार्ज है, इनके ऊपर चार्ज है, Cl के ऊपर चार्ज है, तो आपका ये पता चलेगा कि ये F जो फोर्स है ये इनके समानुपाती है, तो लेटिस एनर्जी ऑल्सो समानुपाती हो जाएगी Q1 Q2। और Q1 Q2 क्या है, Q1 तो आपका पॉजिटिव चार्ज और इसको मान लो आप नेगेटिव चार्ज। बैलेंस। अब यहां से दो कंफ्यूज निकल के आ गए आपके कि फोर्स ज्यादा होगा, ये तो कहीं काम में नहीं आने वाला। काम में यही आएगा कि जब चार्ज ज्यादा होगा तो लेटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। एक फैक्टर R² है, तो फोर्स इसके क्या है,
व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती नहीं है, इसके इसके प्रोपोर्शन नहीं है, तो आप कहोगे तो लेटिस एनर्जी भी इसके क्या हो जाएगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इस प्रकार से लेटिस एनर्जी, और आर यहाँ पे क्या है, साइज। तो जब जब इन एटम की साइज ज्यादा होगी, यानी कि जब जब इन एटम की साइज ज्यादा होगी तो लेटिस एनर्जी, साइज ज्यादा तो लेटिस एनर्जी कम, और जब साइज कम तो लेटिस एनर्जी ज्यादा। तो इसके तो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होती है। समझ गए चीज। तो आपको दो ही फैक्टर, हमें यहाँ पे ये दो ही फैक्टर डिपेंड करने की, एक तो आपकी लेटिस एनर्जी है, ये आपके चार्ज के क्या होती है, प्रोपोर्शन होती है। एक आपको ये याद रखना है कि ये साइज के क्या होती है, बस। व्युत्क्रमानुपाती डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होती, बस दो ही फैक्टर। अब क्वेश्चन कैसे आता है वो जानना। आपको दे देगा कि NaF है, MgF2 है, AlF3 है, इनमें सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी किसकी है, क्या बताओगे आप कहोगे लेटिस एनर्जी इस पे या इस पे डिपेंड करती है। तो चार्ज पे देखोगे, सबसे पहले तो चार्ज N प्लस होगा, इसके ऊपर तोड़ेंगे दोनों को अलग अलग, Mg पर 2 प्लस होगा, Al पर 3 प्लस होगा। तो मैंने क्या बताया था कि लेटिस एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज। तो इसका चार्ज 1 प्लस, इसका चार्ज 2 प्लस, इसका चार्ज 3 प्लस, तो जिसका ज्यादा चार्ज उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा, तो चार्ज किसका ज्यादा, इसका, तो कौन ज्यादा हो जाएगी। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको सारा कंफ्यूज क्लियर हो गया होगा। साइज के ऊपर ले लो, साइज के ऊपर लोगे तो साइज से आपको पता चल जाएगा। अब आप इसके ऊपर हजारों सवाल आए, आप बिना हिचकी हुई सवाल कर सकते हो। अगर अभी भी आपको किसी प्रकार का कंफ्यूज है तो आप मेरे को बता सकते हो, आपके लिए कमेंट बॉक्स बनी है, इसके अंदर हम आपको हर एक कंफ्यूज को का जवाब देंगे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।